आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित अगला अध्याय धातु एवं अधातु आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमें धातु के बारे में जानना है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के उपयोग क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। इसी प्रकार फिर अधातुओं के भी बारे में पढ़ना है। अधातु का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, उसकी परिभाषा, फिर मिश्र धातुएं, उपधातुएं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धातु की। धातु किससे रिलेटेड है अगर आप ध्यान देंगे तो वो तत्व से रिलेटेड है, और तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ के रूप में आता है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जैसा आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि पदार्थ दो, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक यौगिक होते हैं, एक तत्व होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ के रूप में केवल मिश्रण होते हैं, जिसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। और तत्व के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो आपके अध्याय के अनुसार जो धातु एवं अधातु का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे धातु किसे कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो यही जाना जाता है धातुओं के बारे में, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो धन विद्युती होते हैं उन्हें धातु कहते हैं, अथवा प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कह सकते हैं आप धातु है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। आप ध्यान देंगे सामान्य अभिक्रिया में क्या करेंगे, ये सब जितने भी तत्व हैं ये सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लिथियम अगर आप ध्यान देंगे Li जो है वो 1+ चार्ज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। सोडियम भी 1 सिंगल चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। पोटेशियम की भी यही हाल है, K+ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। Mg मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2+ चार्ज लेगा और +2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। फिर इसके बाद आप कैल्शियम Ce++, इसके भी पास 2 चार्ज है और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर देगा। एल्युमिनियम आप देखेंगे इसके पास 3+ चार्ज होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर करता है। इस प्रकार ये सभी जो होती हैं ये धातुएं होती हैं। ठीक, एक बार फिर से आइए, परिभाषा क्या है। तो बताया जाता है कि प्रकृति में प्राप्त ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते। जैसे आप देखेंगे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है जिस पर 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो बताया गया है कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इस प्रकार आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा उसके ऊपर 1 चार्ज रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा उसके ऊपर 2 चार्ज रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो तत्व त्यागता है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। ऐसे कार्बन है वो 5। तो इस प्रकार से आप ये जानिए कुछ धातुओं के। अब आगे चलेंगे आप धातुओं के भौतिक गुण। तो उदाहरण के तौर पे इतने जितने ये सब जो इतने भी तत्व हैं वो सब के सब धातु हैं। तो अब आते हैं धातुओं के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। धातुओं के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PHY SiCal, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले आपको बता दें सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं सामान्यतः
ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे धातुएं ऊष्मीय सुचालक भी होती हैं। आप देखें लोहे का तार बनता है, ठीक है, या फिर लोहे का फावड़ा फिर पिटाई की जाती है, तो आप देखेंगे एक तवा को या फिर कह सकते हैं आप लोहे के तवे को अगर आप एक सिरे को गर्म करते हैं दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, उसको पकड़ने के लिए कह सकते हैं आप लकड़ी का हैंडल भी लगाया जाता है। इस प्रकार से धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। और उसके बाद बताया गया धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद अगर आप आएंगे तो ये चीजेंगे धातुओं में विशेष प्रकार की चमक भी पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और आपको एक चीज बताते हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब क्या है? आघात माने पीटना होता है, वर्धनीयता मतलब बढ़ना होता है। पीटने पर उसको कह सकते हैं आप धातुएं जो होती हैं वो बढ़ती हैं। जैसे आप कह सकते हैं पतली चादरों के रूप में लोहे को पिघलाया कह सकते हैं आप पीट कर गर्म करके पीट करके उसके बाद फिर उसको लोहे की चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये धातुओं के आघात वर्धनीयता का गुण होता है। फिर तन्यता आता है, बताया जाता है धातुओं में तन्यता का भी गुण पाया जाता है, यानी तार के समान खिंचने का गुण। तार जैसा पतला पतला सिस्टम कह सकते हैं आप बना सकते हैं। तो आप लोहे के तार देखे हैं, कापर के तार देखे हैं, एल्युमिनियम के तार देखे हैं, ये सब धातुएं ही हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। फिर जो बताया जाता है कि कठोरता में अगर आप आएंगे तो अधिकांशतः समस्त धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। पारा एक द्रव धातु है, बाकी कुछ धातुएं गैसीय अवस्था में भी पाई जाती हैं। फिर इसके बाद बताया जाता है गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताया जाता है। धातुओं का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक भी होता है, निश्चित ताप पर वो उबलते हैं, निश्चित ताप पर वो ठंडे रहते हैं। फिर इसके बाद आता है धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात धातुओं को पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित नहीं होंगी, बाकी उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको टंकार ध्वनि कहते हैं। आप लकड़ी को लकड़ी से लड़ाएंगे देखेंगे कोई ध्वनि नहीं, लेकिन एक लोहे को लोहे से लड़ा के देखिए तो आपको देखेगा एक विशेष प्रकार की टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। और फिर जो होता है ये इतने आपके कह सकते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी धातुओं के क्या है भौतिक गुण हैं। एक बार फिर सुने कौन कौन सी चीजें हैं। धातुओं में विशेष धात्विक चमक पाई जाती है, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं का एक निश्चित क्वथनांक और कह सकते हैं आप गलनांक होता है, धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, धातुओं में विशेष प्रकार की टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इतने आप जो सुने हैं वो सब के सब धातुओं के भौतिक गुण थे। अब बात आती है धातुओं के रासायनिक गुण की, यानी धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है। धातुओं के रासायनिक गुण यानी अगर आप ध्यान देंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज CHEMI केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बताया जाता है कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्या पहली रीडिंग पड़ेगी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी O2 से अभिक्रिया। आप इसमें पाएंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के अंतर्गत की कौन सी बातें होती हैं या फिर इसका निस्तारण क्या होता है। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से सुनेगा, सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो आप देखेंगे क्या Na+O2 आप देखेंगे जो बनेगा क्या Na2O। आप यहां पर 2 करेंगे और इस पर यहां पर 2 करेंगे, सॉरी यहां पर आपको क्या है 4 करना पड़ जाएगा। ये आप देखेंगे 2Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। या फिर आप देखेंगे मैग्नीशियम है Mg+O2, तो आप पाएंगे Mg के पास जो होता है Mg
MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो आप ऑक्सीजन में से 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये इन उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि समस्त धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद अगर आप आएंगे, दूसरा है धातुओं की जल से अभिक्रिया। आइए दूसरा उदाहरण है। पहले में आपने क्या समझा, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद है धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातु की H2O से अभिक्रिया इसके अंतर्गत आप क्या पाएंगे, बताया जाता है कि धातु की अगर जल से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, तो समस्त धातुएं जल से अभिक्रिया, अधिकांश धातुएं जल की अलग अलग अवस्थाओं पर आपसी अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती हैं। एक बार फिर से सुनेगा, समस्त धातुएं क्या है, जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब धातुओं को ले लीजिए, Na, Mg, Ca और किससे क्रिया कराएंगे आप, जल से, H2O और क्या है H2O। इस रिएक्शन पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या क्या चीजें बनेंगी, तो आप यहाँ पाएंगे NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, NaOH तो ठीक है, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 दूना 4 और यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। इस कंडीशन पर देखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्या है कि धातु है जो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। ऐसे आप इसमें भी पाएंगे MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या H2। आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसके लिए आपको यहाँ पर ये 2 करना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन पर समीकरण अपने आप संतुलित है। ऐसे आप CaOH का होल ट्वाइस कर देंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या H2 हाइड्रोजन गैस, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आपको ये 2 करना पड़ेगा बस। इसके रिगार्डिंग आप देखिए अधिकांशतः धातुएं क्या हैं, जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इस प्रकार से आपने 2 रासायनिक समीकरण पढ़े हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप ये समझिए, पहला धात्विक, अगर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं धातुएं तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, अगर धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो उस समय धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। अब इसके बाद आप आइए धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया, क्योंकि डायल्यूट कंसंट्रेट जो होंगे उनकी अलग सिचुएशन रहेगी। इसमें बताएगा धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। तीसरा रिएक्शन आप देखिए, धातु की एसिड से क्रिया, आधी इंग्लिश हो गई आधी हिंदी हो गई, तनु अम्लों से क्रिया है। इस कंडीशन पर आप पाएंगे सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और उसके साथ साथ धात्विक लवण का निर्माण करती हैं। फिर से सुनिएगा, सभी धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं और उसके साथ साथ क्या है, वह धात्विक लवण का निर्माण करती हैं। तो मान लीजिए आप Na, Mg, K, Ca ये सब देखिए धातु हैं
और इसे मान लीजिए कि आप H2SO4, और अब यहाँ पे आइए आप HCl, फिर आइए आप HCl, और यहाँ पर आप आइए फिर H2SO4। ये इतने रिएक्शन हैं, इसके रिगार्डिंग आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है और धात्विक लवण का निर्माण करना है। तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, आप देखेंगे Na2 है तो यहाँ पर आप 2 Na कर लीजिए, ये अपने आप समीकरण संतुलित हो गया है। फिर आप देखेंगे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस H2, तो आप देखेंगे आप 2HCl कर लीजिए, अपने आप देखिए कंफर्म हो गया। फिर इस बार आप आएंगे KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड K2Cl होता है। अगर आप सॉरी यहाँ पे अगर आप H2SO4 लेंगे, H2SO4 यहाँ पर बनेगा K2SO4, इस कंडीशन पर K2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस हमें मुक्त करनी है। फिर देखेंगे आप K2SO4, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा और अपने आप फिर हर चीज सही है। फिर आप देखेंगे ऐसे आप CaSO4 कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 प्लस H2, इसमें भी आप देखे पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये चीजें समझा है। K2Cl वहां पर रहेगा, इसको हमने मिटा दिया। इसके कारण आप लोगों ने ये समझा या फिर ये जाना है कि जितने भी धातु हैं वो सब अगर तन अम्लों से अपक्रिया कर रहे हैं तो वो धात्विक लवण का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब इसके बाद अगर आप आइए धातु की क्लोरीन से अपक्रिया, तो अधिकांशतः धातुएं जैसे आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, ये सब जितनी हैं अगर क्लोरीन से अपक्रिया करेंगे तो डायरेक्टली क्या है धात्विक क्लोराइड का निर्माण करेंगी। जैसे धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है, वैसे अधिकांशतः धातुएं क्लोरीन से अपक्रिया करके धात्विक क्लोराइड का निर्माण करती हैं। जैसे अगर आप मैग्नीशियम को लेंगे तो MgCl2 हो जाएगा, अगर आप सोडियम को ले रहे हैं तो NaCl हो जाएगा, अगर आप पोटेशियम को ले रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, अगर आप कैल्शियम को ले रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से अधिकतर जितनी भी धातुएं हैं जो क्लोरीन से अपक्रिया कर सकती हैं तो वो क्लोरीन से अपक्रिया करने के उपरांत धात्विक क्लोराइड का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला जो है यहीं पर एक छोटी सी टॉपिक है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आइए धातुओं से संबंधित सबसे लास्ट हेडिंग है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जिसको एक आरेख के माध्यम से समझा जाएगा और वो आरेख आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे ऐसी को आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी कह सकते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी आप देखिए इस तरह से है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस, टिन भी कह सकते हैं आप, फिर लेड, पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। ये आप देखेंगे धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी है, जिसमें आपको हम बता दें ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जितने भी तत्व हैं उन जैसे जैसे आप कह सकते हैं आप लेड, टिन, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी तरफ अगर आप यानी कह सकते हैं आप अगर एक निश्चित रेखीय क्रम में लिए होते ऊर्ध्वाधर क्रम में तो ये ऊपर की साइड में होते सभी तत्व है, और फिर इसके बाद इधर ये जो चारों तत्व हैं ये क्या है हाइड्रोजन से नीचे की तरफ हैं। तो बताया जाता है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम होगा, अर्थात
इस श्रेणी में उपस्थित जितने भी तत्व रहेंगे सभी तत्व अपने से, अगर आप बाएं तरफ आइए या फिर कहते हैं आप अपने से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो हर एक तत्व जो पहले तत्व है वो अधिक क्रियाशील होगा आने वाले बाद के तत्वों से। अगर नहीं समझ में आया तो कहने का मतलब ये है लेड जो है वह टिन से कम क्रियाशील है, या फिर आप कह सकते हैं जो टिन है वो आयरन से कम क्रियाशील है। जिंक है, ठीक है, वो आयरन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसके पहले है। अगर आप आएंगे जिंक के पहले एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम जिंक से भी अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार से आप अगर आप मैग्नीशियम पे आ रहे हैं तो ये एल्युमिनियम के पहले है, इसलिए मैग्नीशियम एल्युमिनियम से भी क्रियाशील है। इस तरह से एक बढ़ता हुआ क्रम है। अगर आप नीचे से ऊपर या फिर कह सकते हैं आप इस तरह से दाएं से बाएं की तरफ अगर आप आ रहे हैं इस कंडीशन पर तत्वों का कह सकते हैं आप सक्रियता का आरोही क्रम है, यानी उनकी सक्रियता बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो क्या है? पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये कह सकते हैं आप। इस प्रकार से इधर में आप अगर सबसे सक्रियता में या फिर कह सकते हैं आप क्रियाशीलता में सबसे कम क्रियाशीलता किस तत्व की है तो आप पा सकते हैं आप सोने की है, Au की है। ठीक है, तो इसका या फिर कह सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी का महत्व तो क्या है, तो आप इसको एक छोटी सी लाइन में समझिएगा। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करने से प्राप्त तत्वों की श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी अथवा वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी की जो परिभाषा है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर श्रेणीबद्ध करने से प्राप्त तत्वों की श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में पाया जाने वाला कोई भी तत्व अपने से पहले वाले तत्व से कम क्रियाशील तथा अपने बाद आने वाले तत्व से अत्यधिक क्रियाशील होता है। अतः कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहां तक जितने भी तत्व हैं इधर में आएंगे आप, कॉपर सल्फेट के विलयन से इन तत्वों की क्रिया कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर स्वयं विस्थापित हो जाता है। क्यों? तो आपको उत्तर यही देना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अथवा तत्वों के कह सकते हैं आप ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर के जितने भी तत्व हैं, जैसे मानिएगा पता है कि कैल्शियम, क्या कारण है कि कैल्शियम कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो आपको कहना पड़ेगा धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम का स्थान कॉपर से ऊपर है, अर्थात कैल्शियम अधिक क्रियाशील धातु है। इसलिए जब भी कॉपर सल्फेट का विलयन कैल्शियम से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगी अथवा कह सकते हैं आप कॉपर को विस्थापित कर देती है। तो एक स्पष्ट बात सुन लीजिएगा कि इस सक्रियता श्रेणी में पाया जाने वाला कोई भी तत्व अपने बाद आने वाले तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देता है, परंतु अपने पहले कह सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी में अपने से पहले स्थित तत्व से वह स्वयं अपने विलयन से विस्थापित हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।